हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रिसर्च 365। कल हमने अपनी मैराथन शुरू की थी, विजयी मैराथन सीरीज, जिसमें हमने एक मैराथन अपनी टीचिंग एप्टीट्यूड की कंप्लीट कर ली थी। रिसर्च की मैराथन आपके लिए कल आने वाली है और मैंने कम्युनिटी में प्रीवियस ईयर बहुत सारे क्वेश्चंस पोस्ट किए हैं और रोज ही वो आते रहेंगे आपके लिए। तो प्लीज आप उनको भी अटेम्प्ट करिए सो दैट आपको भी पता चले कि आप किस लेवल पे हैं, आप वो चीजें कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको उन चीजों में अभी भी कंफ्यूजन है तो आपको उन टॉपिक्स में भी क्लैरिफिकेशन करने की जरूरत है, अपने आप को उसमें और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की जरूरत है। आज हम बात करेंगे रिसर्च की कि रिसर्च क्या होती है, रिसर्च के कौन कौन से चरण यानी स्टेप्स हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे रिसर्च को किस तरीके से डिवाइड किया गया है और फिर हम बात करेंगे कुछ टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। रिसर्च जो है वो दो शब्दों से बना है, एक है आपका री और दूसरा है आपका सर्च। मतलब किसी चीज को दोबारा से सर्च करना, है ना। बेसिक मीनिंग तो यही हो सकता है कि किसी चीज को दोबारा सर्च करना ही रिसर्च है, लेकिन रिसर्च का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता। कोई चीज पहले से एग्जिस्ट कर रही है, उसमें आप कुछ इम्प्रूवमेंट करते हैं, वो भी रिसर्च है। उस चीज में कुछ नया एड ऑन करते हैं, वो भी रिसर्च है। तो ऑल एंड ऑल हम कह सकते हैं कि रिसर्च जो है वो केवल चीजों को दोबारा खोजने से संबंधित नहीं है, रिसर्च की एक बड़ी प्रक्रिया है। और रिसर्च जो है ना आपकी हमें क्यों करनी चाहिए, पहला तो चीज ये आती है। तो रिसर्च जो है हमारी, वो हमारे समाज में कुछ योगदान दे। हमारा जो रिसर्च हो, जो अनुसंधान हो, वो हमारे समाज में क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है ना। अगर मान लीजिए हम कोई ऐसी रिसर्च कर लेते हैं जिसका कोई योगदान ही नहीं है हमारी सोसाइटी के लिए, जो कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रही है हमारी सोसाइटी के लिए, तो उस रिसर्च का कोई मतलब नहीं है। तो हमारी रिसर्च क्या होनी चाहिए, उसका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए सोसाइटी में, कि क्या कंट्रीब्यूट कर रही है वो सोसाइटी को। अब अगर हम बात करें तो रिसर्च क्या है, एक केयरफुल इन्वेस्टिगेशन है और वो कैसे होता है, कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए कंप्लीट होता है। अगर मैं कहूं तो रिसर्च क्या है, एक केयरफुल इन्वेस्टिगेशन, सावधानी पूर्वक की गई प्रक्रिया। रिसर्च में आप क्या करते हो, आपके माइंड में कोई प्रॉब्लम आती है तो अपनी उस समस्या के समाधान को खोजने के लिए आप रिसर्च करते हो, यानी कि इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। जब तक आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप रिसर्च नहीं करेंगे। अगर मैं कहूं तो रिसर्च एक साइंटिफिक प्रोसेस है, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, साइंटिफिक प्रोसेस है। साइंटिफिक प्रोसेस क्यों है, क्योंकि पहले हम बात करेंगे साइंस की। देखिए साइंस का क्या है, विज्ञान क्या होता है, जो साइंस होती है ना उसमें कुछ लॉज होते हैं, यानी कि वो लॉफुल होती है। उसके अलावा बात करें तो साइंस एक ऑर्डरली वे में चलती है, यानी ऑर्डर्ड भी होती है। फिर अगर हम कहें और साइंस क्या हो सकती है, साइंस में ऑब्जेक्टिविटी होती है। मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं, आप सभी लोगों से, कि व्हाट इज कि हम जो है कैल्शियम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैल्शियम जो है उसको कैसे हम साइंस में रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप सब सेम आंसर करोगे Ca, यानी कि ये ऑब्जेक्टिविटी है कि एक प्रश्न का उत्तर जो है वो सबका समान आएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कैल्शियम को Ca लिखेंगे और कुछ लोग Cal लिखने लगेंगे, है ना, या कुछ लोग केवल C लिखेंगे। तो इसमें ऑब्जेक्टिविटी भी होती है। उसके अलावा आपकी साइंस जो होती है ना वो प्रिडिक्टेबल होती है, यानी कि आपने आज कोई रिसर्च की है, मतलब आज आपने कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया है, तो उसके आधार पर आप आगे के लिए फ्यूचर में चीजों को अनुमानित कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपकी रिसर्च भी होती है।
रिसर्च भी क्या होती है, साइंटिफिक होती है। ठीक है, क्यों? रिसर्च जो है वो भी साइंस की तरह एक सिस्टमैटिक वे में चलती है, इसमें एक ऑर्डर होता है। उसके अलावा अगर आप देखें तो रिसर्च का क्या रहता है कि रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी रहती है, और साइंस ना वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में होती है, क्योंकि इसमें जो लैब एक्सपेरिमेंट होते हैं प्योर साइंसेस में वो एकदम कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में होते हैं। तो यहाँ पर रिसर्च में भी आप अगर प्योर साइंसेस की रिसर्चेस कर रहे हैं तो यू कैन कंट्रोल ऑल द कंडीशंस, बट अगर आप सोशल साइंस की बात कर रहे हैं तो आप किसी के माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर फुल कंट्रोल नहीं होता है, पार्शियल कंट्रोल आप कर सकते हैं चीजों को। तो अब हम देखेंगे कि क्या क्या कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है रिसर्च की, कौन कौन सी विशेषताएं हैं रिसर्च की। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं, या फिर आप कह सकते हैं क्वालिटीज। तो पहली मैंने बताया ये सिस्टमैटिक होती है, यानी कि एक व्यवस्थित ढंग से रिसर्च चलती है, क्योंकि रिसर्च में क्या होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए ही आपको रिसर्च को कंप्लीट करना होता है, यानी रिसर्च प्रोसेस को पूरा करना होता है। उसके अलावा रिसर्च में क्या होती है, ऑब्जेक्टिविटी होती है, क्योंकि कहते हैं ना कि रिसर्च इज अ जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम सब्जेक्टिविटी एंड एंड्स विद ऑब्जेक्टिविटी। जब आप रिसर्च की जर्नी में पहला कदम रखते हैं तो आप सब्जेक्टिव होते हैं चीजों को लेकर के, आपकी अपनी व्यक्तिनिष्ठता होती है, पर जब आप पूरा रिसर्च का प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं तो आप में ऑब्जेक्टिविटी डेवलप हो जाती है, क्योंकि फिर आपकी बायसनेस, आपके पूर्वाग्रह, वो सारी चीजें आपके रिसर्च को इम्पैक्ट नहीं करते, जो रियल रिजल्ट आता है वो आप देते हैं। ठीक है, तो रिसर्च सिस्टमैटिक हो गई, ऑब्जेक्टिव हो गई, वेरिफिकेबल हो गई, आप चीजों को वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ पर, है ना, रिसर्च में चीजों को आप वेरीफाई कर सकते हैं। उसके अलावा रिसर्च में क्या होती है, वैलिडिटी होती है, मतलब वैधता होती है ना। वैधता क्या होती है, जिस चीज को नापने के लिए आपने काम किया है, आपकी रिसर्च उसी चीज को नाप रही है। मान लीजिए आप किसी की पर्सनैलिटी में कोई काम कर रहे हैं तो आपकी रिसर्च की वैलिडिटी तभी मानी जाएगी जब आपका पूरा जो रिसर्च प्रोसेस है वो पर्सनैलिटी के इर्द गिर्द ही घूमे, ना कि आपने टॉपिक लिया है पर्सनैलिटी का, आपका प्रॉब्लम है पर्सनैलिटी का और आप मेजर कर रहे हैं इंटेलिजेंस। दूसरी बात रिलायबिलिटी होती है रिसर्च में। रिलायबिलिटी क्या होती है, कंसिस्टेंसी इन स्कोर्स। रिलायबिलिटी इज कंसिस्टेंसी इन स्कोर्स, निरंतरता। अभी आगे ब्रॉड में ये सारे टॉपिक्स भी कवर होंगे, दैट इज वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, मतलब वैधता और विश्वसनीयता। तो विश्वसनीयता क्या होती है कि आप जब अपने रिसर्च को बार बार कभी भी करेंगे दोबारा तो उसके सेम चीजें ही रिजल्ट जो है वो सेम ही आएंगे, लगभग थोड़ा बहुत अंतर आएगा, मतलब उसमें क्या है, निरंतरता है, यानी कि कंसिस्टेंसी है। फिर रिसर्च क्या हो सकती है आपकी, स्ट्रक्चर्ड होती है ना, ऑर्गेनाइज्ड होती है, संगठित होती है। और रिसर्च में क्या चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए, और एक्सपर्टीज कब आएगी, जब आप बहुत सारा पढ़ेंगे। जब आप बहुत सारा पढ़ेंगे आपके डाउट्स क्लियर होंगे, और डाउट्स क्लियर होंगे तो आपके अंदर खुद ब खुद एक्सपर्टीज आ जाएगी। तो ये थी रिसर्च की विशेषताएं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इन अ शॉर्ट वे कि आखिर में रिसर्च होती क्या है, अगर मैं एक लेमैन की तरह बात करूं इसको वाइंड अप करने से पहले, तो रिसर्च क्या होती है, आपके दिमाग में कोई समस्या आती है, मतलब सबसे पहले चीज क्या होती है, पोज अ क्वेश्चन। आपके दिमाग में कोई समस्या आ गई, भाई आ गई कोई समस्या, फिर दूसरा क्या होता है, वो जो समस्या आपके दिमाग में आई है, जो प्रॉब्लम आपने देखी है, सोची, उसका आंसर करने के लिए आप क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, है ना भाई, कलेक्ट करेंगे डेटा, क्या करने के लिए, टू आंसर द क्वेश्चन।
जैसे मान लीजिए टीचर ने आपसे कोई सवाल पूछा या आपको कोई होमवर्क में क्वेश्चन दिया, तो वो आपके लिए एक समस्या है। अब उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, कहीं ना कहीं से व्यवस्था करोगे भाई अपने आंसर को देने की। तो आप कलेक्ट करोगे डेटा, क्या करने के लिए, टू आंसर द क्वेश्चन। अब तीसरे फेज में आप आओगे जो है आपका प्रेजेंट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। मतलब अब आपने जब डेटा कलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपके पास आ गया आंसर, और उस आंसर को आपने क्या कर दिया, प्रेजेंट कर दिया। तो बस इतनी सी ही है रिसर्च। समस्या आई, समस्या का समाधान करने के लिए डेटा कलेक्ट किया, और डेटा जब कलेक्ट हो गया तो हमने उस समस्या के समाधान का सॉल्यूशन दे दिया, यानी कि आपकी रिसर्च का क्या आ गया, समाधान आ गया। तो ये थी आपकी रिसर्च। आई होप आपको समझ में आई हो। अब मैंने आपको बताया था ना कि रिसर्च एक प्रोसेस है, तो उसमें कुछ स्टेप्स भी होते हैं, और उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए ही आपको अपने रिसर्च प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है। ऐसा, और आप ये भी नहीं कर सकते क्योंकि मैंने बताया कि वो सिस्टमैटिक होती है, यानी एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे के बाद तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा और छठा। तो अब हम देखेंगे कौन से स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। Identification of the research problem. अपनी समस्या को पहचानना। अब समस्या आप कहां से लाएंगे, पहली तो बात ये। तो प्रॉब्लम के सोर्सेज बहुत सारे हो सकते हैं। चलिए पहले इसी की बात कर लेते हैं, सोर्सेज ऑफ प्रॉब्लम। तो सोर्सेज ऑफ प्रॉब्लम यानी समस्या के स्रोत क्या हो सकते हैं, आपके अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस। पहला हो गया आपके अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस। आपने अपने जीवन के अनुभवों से कोई ऐसी चीज सीखी जो आपको लगता है कि वो एक समस्या हो सकती है सोसाइटी के लिए, तो आप उस पर काम कर सकते हैं। किसी अथॉरिटी से आपने, मतलब किसी अपने बड़े से कुछ सुन लिया, या अपने सुपरवाइजर से कुछ सुन लिया, तो वो एक समस्या वहां से जनरेट हो सकती है। आपने किसी सेमिनार को अटेंड किया और वहां पर आपने कुछ डिस्कस किया, ये लोगों के डिस्कशन से आपको कोई प्रॉब्लम समझ में आई। आप कोई बुक पढ़ रहे थे, वहां से आपको कुछ समझ में आया। कोई आप ई जर्नल पढ़ रहे थे, वहां से आपको कुछ समझ में आया। आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, ठीक है, उसके अलावा लाइब्रेरी में आपने कुछ पढ़ लिया, और आपने सोशल मीडिया पे कुछ देख लिया, एंड सो ऑन। There are many more sources of problems. बहुत सारे sources हो सकते हैं। There are a few examples of sources of problem. ये कुछ examples हैं, ठीक है। तो आप पहले क्या करेंगे, आपके दिमाग में मान लीजिए 2, 3, 4 समस्याएं आ गई। अब आप क्या करोगे, आप उसमें प्रायोरिटाइज करोगे कि आपको किसको प्रायोरिटी पे, किस पे काम करना है। आपके पास 2 समस्याएं हैं, आप देखेंगे कि किस समस्या पे आपको काम करना है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट अगर फिलॉसफी है तो आपको फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम को चुन सकते हो, साइकोलॉजी है तो यू कैन गो विद दैट, जैसी भी आपकी प्रॉब्लम है। तो इसमें आप सबसे पहले क्या करोगे, अपनी प्रॉब्लम को स्पेसिफाई करोगे, उसके बाद उसके लिए जस्टिफिकेशन दोगे, और लास्ट में आप उसकी नीड बताओगे। अब देखिए, आप अपनी समस्या को लेके, अगर आप पीजी लेवल पे हैं तो डिसर्टेशन के लिए अपने सुपरवाइजर के पास जाओगे, और अगर आप पीएचडी लेवल पे हैं तो आप अपने प्रोफेसर के पास जाओगे। तो आपका प्रोफेसर आपसे पूछेगा कि आपने, ठीक है, आपने पहले प्रॉब्लम अपनी सॉर्ट आउट कर ली कि भाई 4 समस्याओं में से मेरे को इस पे काम करना है। मान लीजिए मेरे पास एक वीमेन एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, एक मेरे पास थी कि जो रेपिस्ट होते हैं इनका माइंडसेट मैं देखना चाह रही थी, एक मैं देखना चाह रही थी कि अपने यहाँ जो ई गवर्नेंस सर्विसेज हैं उनका क्या सिस्टम है। मान लीजिए 3 प्रॉब्लम्स हैं, तो अब मैं सोचूंगी कि इसमें से कौन सा मुझे अच्छा लग रहा है ज्यादा, जिसपे मुझे काम करना है। मान लीजिए मुझे रेपिस्ट के माइंडसेट पे काम करना है, तो मैंने अपनी प्रॉब्लम को स्पेसिफाई कर लिया है ना।
अब जब मैं अपने सुपरवाइजर के पास जाऊंगी तो मेरा सुपरवाइजर मुझसे पूछेगा कि ये बताओ कि तुमने ये प्रॉब्लम क्यों चुनी है, तो आपको क्या देना पड़ेगा, अपनी इस प्रॉब्लम का जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि मैंने इसलिए चुनी है ये समस्या। फिर वो पूछेंगे अच्छा ठीक है, तुमने इसका जस्टिफिकेशन दे दिया, मैं समझ गया, अब तुम मुझे ये बताओ कि इसकी सोसाइटी के लिए क्या नीड है, क्या इंपॉर्टेंस है इस प्रॉब्लम की सोसाइटी के लिए, तो फिर आपको वो नीड भी बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपका पहला स्टेप रिसर्च का खत्म हो जाएगा, जो कि था आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को पहचानना। अब हम बात करेंगे दूसरे स्टेप की। सेकेंड, दूसरा स्टेप है रिव्यू ऑफ द रिलेटेड लिटरेचर। अब इस स्टेप में आप क्या करोगे, अपने साहित्य की समीक्षा करोगे। सभी लोग बुक रिव्यू के बारे में जानते हैं, है ना। बुक रिव्यू क्या होता है, किसी बुक को पढ़ते हैं हम, फिर उसके क्रिटिक्स बताते हैं, उसमें अच्छी चीजें बताते हैं, उसकी लैंग्वेज कैसी थी, सारा कुछ उसके बारे में बताते हैं, उसका पुनर्अवलोकन करते हैं। तो वैसे ही आप क्या करोगे, रिव्यू लिखोगे रिलेटेड लिटरेचर, कोई भी लिटरेचर नहीं, जो लिटरेचर, जो साहित्य आपकी रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड है, उसी पर आप केवल अपना रिव्यू लिखोगे। आप मान सकते हैं कि आपने बहुत सारे बहुत सारे लिटरेचर पढ़े होंगे, इसके भी सोर्सेज बहुत सारे हो सकते हैं आपके, बुक्स, मैगजीन्स, ई जर्नल्स, मैगजीन्स, एडिटोरियल्स, न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो, एनीथिंग। तो आप क्या करोगे, उससे रिलेटेड जो आपके लिटरेचर होंगे उनको आप लिखोगे। लिटरेचर लिखने का तरीका क्या है, हमेशा ओल्ड वाला पहले आएगा और न्यू वाला बाद में। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रिसर्च 1990 में हुई है तो उसको आप पहले लिखेंगे, उससे रिलेटेड रिव्यू, और जो 2024 वाली है वो आप लास्ट में लिखेंगे, तभी तो आप रेलिवेंस बता पाएंगे ना अपने रिव्यू, अपने रिसर्च का। दूसरी चीज ये कि जो ये लिटरेचर रिव्यू होते हैं ना, इसमें आप पूरा मेंशन करते हो कि जिसने भी काम किया है उसका टाइटल क्या था, उसका नाम क्या था ऑथर का, उसके अलावा उसने किस ईयर में काम किया, कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज की, कितना सैंपल लिया और उसके क्या रिजल्ट्स आए और कौन से वेरिएबल्स थे। तो ये आपका दूसरा स्टेप यहाँ पे कंप्लीट होता है, रिव्यू ऑफ द रिलेटेड लिटरेचर। फिर तीसरा स्टेप है आपका स्पेसिफाइंग अ पर्पस फॉर रिसर्च। स्पेसिफाइंग अ पर्पस ऑफ रिसर्च। अब भाई आपने दो काम कर लिए, अपनी समस्या को पहचान लिया और उसके से रिलेटेड चीजों का यानी साहित्य का समीक्षा भी कर ली। अब आपको अपनी रिसर्च का उद्देश्य बताना पड़ेगा, यानी यहाँ पर आप इंट्रोड्यूस करेंगे क्या, ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य, है ना। हाइपोथेसिस, परिकल्पनाएं बनाएंगे आप। तो ये सारी चीजें आप यहाँ करेंगे। तीसरे वाले चरण में ये बता देंगे आप कि भाई ये मेरे उद्देश्य हैं, इन उद्देश्यों पे मैंने ये परिकल्पनाएं बनाई हैं, ये मेरी लिमिट्स हैं और ये मेरी डिलिमिटेशन है। फिर चौथे स्टेप पे हम आ जाएंगे। चौथा स्टेप आपका क्या होगा, चौथा स्टेप आपका होगा कलेक्टिंग डेटा, क्योंकि अब आप सारा का सारा काम कर चुके हैं। अब आप क्या करेंगे, उस डेटा को कलेक्ट करने का काम करेंगे, है ना। डेटा कलेक्शन मतलब अब आप जाएंगे फील्ड में, जो आपने सैंपल, पहले आपने पॉपुलेशन चुनी थर्ड स्टेप में, और उसी पॉपुलेशन से आप जो सैंपल आपने सेलेक्ट किया है उस सैंपल से अब आप डेटा कलेक्ट करेंगे। मतलब जिस स्कूल में आपको जाना है, टीचर से डेटा लेना है, स्टूडेंट से डेटा लेना है, जो भी आपके रिसर्च का सैंपल है उससे आपको क्या करना होगा, डेटा लेना होगा। सैंपल मतलब ये पूरी पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन का जब आप कुछ हिस्सा ले लेते हैं वो सैंपल है। जैसे मान लीजिए 10th क्लास के बच्चे जो हैं उन पे आप रिसर्च करना चाहते थे यूपी बोर्ड के, तो आप पूरे उत्तर प्रदेश के 10th क्लास के यूपी बोर्ड के बच्चे नहीं ले सकते, तो आप क्या करेंगे, यूपी बोर्ड में आपने लखनऊ के कुछ बच्चे ले लिए 10th क्लास के यूपी बोर्ड के, और आपने 3 स्कूलों के बच्चे ले लिए, तो ये आपका सैंपल होगा।
यहाँ पर आप डेटा कलेक्शन करोगे, चाहे तो आप सर्वे करके, क्वेश्चनियर भरवा के, मतलब प्रश्नावली भरवा के, या फिर इंटरव्यू लेके, जिस भी मेथड से आपका, जो मेथड आपका रिसर्च के लिए अप्रोप्रिएट होगा, उस मेथड से आप अपना डेटा कलेक्ट कर लोगे। फिर 5वें स्टेप में आप क्या करोगे, अब आपके पास डेटा आ गया है, तो अब आप क्या करोगे, उस डेटा को एनालाइज करोगे, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा। अब वो जो डेटा आपके पास आ गया है, उस डेटा को अब आप क्या करोगे, उसका विश्लेषण करोगे, विश्लेषण करोगे, और विश्लेषण करने के बाद उसकी व्याख्या करोगे। अब आप देखोगे ना कि मैंने जो हाइपोथेसिस बनाई थी वो सही निकल रही हैं कि गलत निकल रही हैं, और उनके आधार पर आप उसकी व्याख्या करोगे। फिर 6th स्टेप आ जाएगा आपका, जिसमें आप क्या करोगे, रिपोर्टिंग करोगे, अपनी रिसर्च की रिपोर्टिंग करोगे, और इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन करोगे। मतलब यहाँ पर आप सारी स्टैटिस्टिकल टेक्निक वगैरह लगा के, टूल वगैरह जो भी आपने, उसकी सारी कैलकुलेशन करके यहाँ पर 5th स्टेप में, और आप यहाँ पर आपकी फाइंडिंग्स आ जाएगी, यहाँ फाइंडिंग्स लिखोगे, सजेशन दोगे फ्यूचर के लिए, और अपनी पूरी रिपोर्ट को लिखोगे और उसका मूल्यांकन करोगे। तो ये होते हैं आपके 6 चरण किसी भी अनुसंधान प्रक्रिया के। पहला बताया आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, जिसमें आप अपनी समस्या को पहचानते हो। दूसरा मैंने बताया रिव्यू ऑफ द रिलेटेड लिटरेचर, जिसमें आप साहित्य की समीक्षा करते हो। तीसरा है अपनी रिसर्च का एक पर्पस निर्धारित करना, एक उद्देश्य निर्धारित करना। फिर चौथा है आपका डेटा को कलेक्ट करना। जब आपके पास डेटा आ जाएगा तो उस डेटा से आप उसका क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे, यानी इंटरप्रिटेशन करेंगे। और फिर आप अपने आखिरी चरण में आ जाएंगे, जो कि है रिपोर्टिंग एंड इवेल्युएशन। आप अपनी रिसर्च को लिखेंगे, उसकी फाइंडिंग्स लिखेंगे, फर्दर सजेशंस देंगे और उसका मूल्यांकन करेंगे पूरी तरीके से। तो कोई भी रिसर्च करे तो उसको ये सारे के सारे 6 के 6 स्टेप्स को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। अब हमने जान लिया कि रिसर्च क्या होती है, हमने ये भी जान लिया कि रिसर्च के 6 चरण कौन से होते हैं। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च के प्रकार, है ना। तो देखिए, रिसर्च को 3 तरीके से हम लोग बांट सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य के आधार पर, ठीक। दूसरा है मेथड्स यानी विधियों के या तरीकों के आधार पर, और तीसरा है अप्रोचेस यानी दृष्टिकोण के आधार पर। अब अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर, तो पहला है फंडामेंटल रिसर्च। सभी लोगों ने नाम सुना होगा इसका, फंडामेंटल रिसर्च यानी कि मौलिक अनुसंधान। दूसरा है आपका अप्लाइड रिसर्च यानी कि प्रयोगात्मक या अनुप्रयोगात्मक रिसर्च, अनुसंधान। और तीसरा है आपका एक्शन रिसर्च। फिर अगर यहां पर बात करें मेथड्स के अकॉर्डिंग, तो पहला है आपका हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक रिसर्च। दूसरा है आपका डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णनात्मक रिसर्च। और वर्णनात्मक में भी ना सब टाइप्स है। तो पहला है आपका सर्वे यानी सर्वेक्षण। दूसरा है आपका कोरिलेशन यानी कि सहसंबंध। और तीसरा है आपका एक्स पोस्ट फैक्टो, जो कि है उत्तर घटित अनुसंधान, आफ्टर द फैक्ट। फिर आपका इसी में तीसरा टाइप है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यानी प्रयोगात्मक अनुसंधान। और अगर इधर हम अप्रोचेस यानी दृष्टिकोण के आधार पर बात करें, तो रिसर्च है आपकी पहली क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक, क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक, एंड मिक्स्ड मेथड यानी कि मिश्रित पद्धति। ठीक है। उद्देश्य के आधार पर 3 प्रकार की, फंडामेंटल, अप्लाइड एंड एक्शन। मौलिक अनुसंधान, अनुप्रयोगात्मक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान। फिर मेथड्स यानी विधि के आधार पर यानी कि तरीकों के आधार पर रिसर्च। ऐतिहासिक अनुसंधान, वर्णनात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव अनुसंधान, सर्वे यानी सर्वेक्षण,
कोरिलेशन यानी सहसंबंध, एक्सपोज्ड फैक्टो यानी उत्तर घटित अनुसंधान, और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यानी कि प्रयोगात्मक अनुसंधान। फिर अप्रोचेस यानी दृष्टिकोण के आधार पर, क्वांटिटेटिव मात्रात्मक, क्वालिटेटिव गुणात्मक, और मिक्स्ड मेथड यानी कि मिश्रित पद्धति। तो अब हम आज पहले वाले पे बात करेंगे जो है ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर। ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य के आधार पर रिसर्च जो है वो कितने प्रकार की होती है ये मैंने आपको बताया। तो डालते हैं ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे रिसर्च के टाइप। तो पहला बताया था फंडामेंटल रिसर्च। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? मौलिक अनुसंधान। नाम से ही समझ में आ रहा है, मौलिक मतलब जो चीज बेसिक है, बिल्कुल आधारभूत है। यानी कि इसके और नाम क्या हो सकते हैं? प्योर रिसर्च, बेसिक रिसर्च, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च और थ्योरेटिकल रिसर्च। तो ये किसी भी नाम से आपसे पूछी जा सकती है। इसके क्या नाम है? प्योर रिसर्च, बेसिक और कॉन्सेप्चुअल और थ्योरेटिकल। ठीक है। अच्छा, क्योंकि इसका नाम फंडामेंटल रिसर्च है तो ये क्या है? आधारभूत है बिल्कुल। मतलब यहाँ पर आप क्या करेंगे? थ्योरी जनरेशन का काम करेंगे, थ्योरी को बनाने का काम करती है ये रिसर्च। थ्योरी फॉर्मुलेशन का काम करती है। क्या करती है? थ्योरी फॉर्मुलेशन। थ्योरी को फॉर्मुलेट करने का काम करेगी, और कभी कभी कोई थ्योरी एग्जिस्टिंग होती है, पहले से होती है, उसको एक्सपेंड करने का भी काम करती है ना। फिर क्योंकि ये थ्योरी फॉर्मेशन का काम करती है, थ्योरी एक्सपेंडेशन का काम करती है, थ्योरी का विस्तार करती है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? जनरलाइज कर सकते हैं, है ना। कोई थ्योरी है तो वो तो सभी पूरे वर्ल्ड में सबके लिए एक जैसी होगी ना। इसका हम सामान्यीकरण कर सकते हैं। तो अब जब इसका सामान्यीकरण कर सकते हैं तो ये कैसी होगी? विश्वव्यापी, यानी कि इसकी वैलिडिटी कैसी होगी? यूनिवर्सल वैलिडिटी होगी इसकी, है ना। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के जो नियम है वो पूरी दुनिया में सबके लिए एक जैसे हैं। ऐसा थोड़ी है कि इंडिया में जो है ग्रेविटेशनल फोर्स उन्होंने बताया है कि नीचे की तरफ अट्रैक्ट करता है चीजों को, और अमेरिका में बताया हो कि ऊपर की तरफ। ऐसा नहीं है ना, यूनिवर्सल वैलिडिटी है। और अगर हम बात करें तो ये जो आपकी फंडामेंटल रिसर्चेज होती हैं, इनका जो डोमेन होता है वो लार्जेस्ट डोमेन होता है। सबसे बड़ा डोमेन सारी रिसर्चेज में फंडामेंटल रिसर्च का है। क्यों? क्योंकि ये थ्योरी को फॉर्मुलेट करने का काम करती हैं। इंडक्टिव होती है नेचर में, मतलब रूल टू एग्जाम्पल आप जाते हो। उसके अलावा अगर हम बात करें, आपकी जो फंडामेंटल रिसर्च होती है वो क्या करती हैं? हमारी नॉलेज को बढ़ाने का काम करती हैं, है ना। हमारी नॉलेज बढ़ती है क्योंकि सबसे ज्यादा लार्जेस्ट डोमेन होता है। उसके अलावा आप क्या कह सकते हो? ये जो फंडामेंटल रिसर्चेज होती है ना, इसमें आप थ्योरी को फॉर्मुलेट करते हो, एक्सपेंड करते हो, जनरलाइजेशन करते हो, यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है इनकी। ये सबसे बड़ा डोमेन है और हमारी नॉलेज को बढ़ाती है। उसके अलावा ये एक्सप्लोरेटरी होती है नेचर में। एक्सप्लोरेटरी मतलब खोज परख। खोज परख इसलिए क्योंकि आप इसमें ना कुछ चीजों को सोचते हो, फिर उनकी खोज करते हो, नई चीजों को लाने की कोशिश करते हो। इसीलिए इसमें कोई इमीडिएट एप्लीकेशन नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपने सोचा और थ्योरी आपने बना दी, ठीक है। और टाइम टेकिंग होती है, मैंने बताया कि ज्यादा टाइम लगता है इसलिए टाइम टेकिंग होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो आपकी फंडामेंटल रिसर्च होती है ना, इसमें आप कह सकते हो कि ये थ्योरेटिकल भी होती है। वो मैंने बताया भी है कि थ्योरेटिकल होती है, सिद्धांतों पर चलती हैं बहुत सारे। तो एक इसका एग्जांपल हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। अब अगर हम बात करें कि फंडामेंटल रिसर्च जो है आपकी, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आप पूछते हो, लाइक आप पूछो या आपके दिमाग में ये चीज आए कि व्हाई द मैन वेंट टू द मून, कि इंसान चांद पे क्यों गया, कैसे गया,
और वहां पे क्या हुआ होगा, तो क्या, क्यों और कैसे जैसे क्वेश्चंस का ये आंसर करती है, व्हाट, व्हाई एंड हाउ, है ना। तो ये होती है आपकी फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च, प्योर रिसर्च, बेसिक रिसर्च, कॉन्सेप्चुअल, थ्योरेटिकल। इसमें कोई भी इमीडिएट एप्लीकेशन नहीं होता, यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है, जनरलाइजेशन होता है, यू कैन जनरलाइज द थिंग्स, क्योंकि थ्योरी फॉर्मुलेशन का काम करती है। इट इज द लार्जेस्ट डोमेन, आपकी नॉलेज को बढ़ाती है, एक्सप्लोरेटरी होती है, और चूंकि ये थ्योरी फॉर्मेशन का काम करती है इसीलिए ये क्वालिटेटिव होती है नेचर में, है ना। आप ये नहीं कह सकते कि आज आपने 2 किलो थ्योरी बनाई है, आपने थ्योरी बनाई है, दैट्स इट। आपने 2 किलो 4 किलो थ्योरी बनाई, यू कैन नॉट से दिस। तो इसीलिए ये क्या होती है, क्वालिटेटिव होती है नेचर में। तो ये हुई आपकी फंडामेंटल रिसर्च की बात। अब ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे जो आपकी दूसरी रिसर्च है वो है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड नाम से ही समझ में आ रहा हो, चीजों को अप्लाई करना, है ना, मतलब उनका अब उपयोग करना। देखते हैं भाई इसमें क्या क्या आता है। अप्लाइड रिसर्च, अनुप्रयोगात्मक। सेकंड टाइप है। तो इसमें अधिकतर गुण फंडामेंटल रिसर्च के जैसे ही होते हैं, पर बस इतना अंतर है कि जो चीजें आपने वहां पर सीखी हैं, जो आपने नॉलेज वहां पर गेन किया है, उस नॉलेज को आप यहाँ क्या करेंगे, नॉलेज एप्लीकेशन करेंगे। यहाँ पर उसी नॉलेज को यहाँ आप अप्लाई करेंगे, इसीलिए प्रैक्टिकल होती है नेचर में, है ना। और डिस्क्रिप्टिव होती हैं, चीजों को डिस्क्राइब करने का काम करती हैं, उनका वर्णन करने का काम करती है। जैसे वहां पर आपने पढ़ लिया कि न्यूटन के गति के नियम क्या क्या है, यहाँ पर आप न्यूटन की गति के नियमों का उपयोग करेंगे न्यूमेरिकल्स लगाने में, ये सारी चीजें करने में, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें तो अप्लाइड रिसर्च जो है ना, वो इसमें इमीडिएट एप्लीकेशन होता है। आपने वहां कुछ सीखा, कोई इक्वेशन आपने, कोई फॉर्मूला आपने लर्न किया, उसको आप क्या करोगे, यहाँ अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा जो ये अप्लाइड रिसर्च होती है, या इनकी लोकल एप्लीकेबिलिटी होती है। जैसे अपने यहाँ जो फैन है वो एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे चलते हैं, सीलिंग फैन, और अलग अलग जगह पर, जैसे और किसी कंट्री में वो अलग अलग वोल्टेज पे चलते हैं, तो इसकी लोकल एप्लीकेबिलिटी होती है, मतलब स्थानीय प्रयोगात्मकता या अनुप्रयोग इसका आप कह सकते हैं होता है। इसमें आप चीजों को जनरलाइज नहीं कर सकते, नो जनरलाइजेशन। अब यहां पर आप चीजों को नाप सकते हैं, इसीलिए क्वांटिटेटिव होती है नेचर में, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो अप्लाइड रिसर्च जो होती है ना, उससे जो कुछ भी चेंजेस आते हैं वो परमानेंट चेंजेस आते हैं, परमानेंट चेंजेस आते हैं। एग्जाम्पल मैंने बताया फैन का एग्जाम्पल, या एक चीज आप और देखिए, विदेशों में जो स्टीयरिंग होता है वो अपने देशों के कंपैरिजन में अपोजिट साइड में होता है, तो वहां की एप्लीकेबिलिटी अलग है, यहाँ की एप्लीकेबिलिटी अलग है। तो ये इसकी लोकल एप्लीकेबिलिटी होती है और उसकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है। अब जो हमारा तीसरा टाइप है वो है एक्शन रिसर्च, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान। उससे पहले हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं, बेसिक रिसर्च का और अप्लाइड रिसर्च का। अप्लाइड यानी अनुप्रयोगात्मक और बेसिक यानी प्रयोगात्मक। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, ये आपकी नॉलेज को बढ़ाती है, और ये क्या करती है, उसी नॉलेज को आप क्या करते हो, अप्लाई करते हो, है ना। मैंने बताया एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। फिर यहाँ पर क्या होता है, ये थ्योरेटिकल होती है नेचर में, सिद्धांतों पर चलती है, कॉन्सेप्चुअल होती है, ये प्रैक्टिकल होती है। फिर अगर हम बात करें तो ये कैसी होती है, एक्सप्लोरेटरी होती है, खोज परक होती है। और ये कैसी होती है, डिस्क्रिप्टिव होती है, चीजों की केवल व्याख्या करती है। उसके अलावा मैंने बताया था कि ये जो होती है बेसिक रिसर्च, इसकी यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है।
इसकी लोकल एप्लीकेबिलिटी होती है। इसमें आप चीजों को जनरलाइज कर सकते हो, जनरलाइजेशन। इसमें जनरलाइजेशन नहीं कर सकते आप। फिर उसके अलावा अगर कुछ और डिफरेंसेस हम देख लें, तो एक ये बहुत पूछा जाता है, डिजायर टू नो समथिंग। जब आपकी कुछ जानने की इच्छा होती है तब आप करते हो बेसिक रिसर्च। पेड़ से सेब गिरा और न्यूटन ने सोचा, उन्होंने जानना चाहा कि ये सेब नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया, तो उन्होंने करी बेसिक रिसर्च और कर दी थ्योरी फॉर्मुलेट। पर अगर आप कुछ करना चाहते हैं, डिजायर टू डू समथिंग, अगर आपकी कुछ करने की इच्छा होती है तो आप करते हैं अप्लाइड रिसर्च। मान लीजिए इसी के आधार पर आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को लगाना चाहते हैं तो आप न्यूमेरिकल बनाएंगे, उनको लगा देंगे, या आप इसका किसी सिद्धांत का कोई एप्लीकेशन यहाँ करेंगे, तो आप कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए हो गई आपकी अप्लाइड रिसर्च। आई होप आपको इनका कंफ्यूजन समझ में आया हो, एक और कंफ्यूजन क्लियर हो गया हो। और दूसरी बात ये, एक और जो आपका पॉइंट है वो ये है कि ये क्वालिटेटिव होती है और ये आपकी क्वांटिटेटिव होती है। ठीक है, एक मैंने पॉइंट बताया था कि ये इंडक्टिव होती है नेचर में और ये डिडक्टिव होती है। ये क्यूरियोसिटी ड्राइवन होती है, इसमें उत्सुकता बहुत ज्यादा होती है। आप कुछ जानने के लिए उत्सुक होते हैं तभी तो आप कुछ खोजते हैं। ये क्लाइंट ड्राइवन होती है। आई होप आपको इसके बीच का डिफरेंस समझ में आया हो। और इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, तो इसीलिए मैंने एक बार डिफरेंशिएट करके भी आपको बता दिया है, सो दैट आपको ये क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हम बात करेंगे तीसरा टाइप इसी का, जो है आपका एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान। टर्म दिया था कर्ट लेविन ने। कर्ट लेविन की हमने कल भी बात करी थी। इन्होंने चेंज मॉडल दिया है, टीचिंग मैनेजमेंट का दिया है बेसिकली, लेकिन वो टीचिंग एप्टीट्यूड में आता है, तो इसलिए मैंने आपको कल वो पढ़ाया था। अगर आपने वो मैराथन नहीं देखी है तो प्लीज उसको देख लीजिएगा। और मैंने इन डिटेल रिसर्च की अलग से प्लेलिस्ट है, उसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं। और कल मैं रिसर्च का मैराथन भी लाऊंगी, मैंने शुरू में भी आपको बताया था। बाकी कम्युनिटी में मैं फिर से बता रही हूँ, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाल रही हूँ। प्लीज गो एंड अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस सो दैट आपको पता चले और कुछ नए आप नॉलेज में आपकी कुछ ऐड ऑन हो चीजें। कर्ट लेविन ने ये टर्म कॉइन किया था 1930 में। ठीक है, और जो ये बुक थी ना एक्शन रिसर्च, ये स्टीफन कोरे की बुक थी। ठीक, एक्शन रिसर्च अप्लाइड रिसर्च का ही एक पार्ट है, पार्ट ऑफ अप्लाइड रिसर्च। डिफरेंस क्या है पहले वो समझ लेते हैं। ये आपकी है अप्लाइड रिसर्च, ठीक है, और इसमें इतू सा कहीं है एक्शन रिसर्च। मतलब अप्लाइड रिसर्च से जो चेंजेस होंगे, जो परिवर्तन होंगे, वो होंगे परमानेंट, और जो एक्शन रिसर्च से चेंजेस आएंगे वो होंगे टेम्पोरेरी। मतलब ये स्थायी परिवर्तन यहाँ लाएगी अप्लाइड रिसर्च, और एक्शन रिसर्च लाएगी टेम्पोरेरी चेंजेस। एक्शन रिसर्च का यूज आप कहाँ करते हो? रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, है ना। बेसिकली तो ये एजुकेशनल प्रॉब्लम्स में ही यूज होता है, तो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, है ना। और मैंने भी बताया एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और कुछ एक बच्चा ऐसा है जिसको स्पेलिंग लिखने में बहुत प्रॉब्लम आती है, इंग्लिश की स्पेलिंग में उसकी बहुत एरर होती है,
तो टीचर अगर कोई एक ऐसा एक्शन प्लान बनाए जिसमें वो अपने बच्चे की मतलब अपने क्लास के उस पर्टिकुलर बच्चे की स्पेलिंग एरर को दूर करने का प्लान बनाए, एक एक्शन प्लान बनाए, तो वो क्या होगी, एक्शन रिसर्च होगी, है ना। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होती है, थोड़े समय के लिए, और आप इसको तब तक करते रहते हो जब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं हो जाता है। तो ये आप कह सकते हो ये एक साइक्लिक रिसर्च होती है, साइक्लिक होती है नेचर में, है ना, मतलब चलती रहती है लगातार। साइक्लिक क्यों होती है भी बताती हूँ, ये भी मैं। साइक्लिक इसलिए होती है, पहले आप कोई प्लान बनाते हैं, उस प्लान के अकॉर्डिंग आप एक्ट करते हैं, ठीक है, फिर आप जब एक्ट कर लेते हैं तो चीजों को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और फिर आप देखते हैं रिफ्लेक्शन। मतलब आपको एक बच्चे की स्पेलिंग एरर को दूर करना था, उसके लिए आपने बना लिया एक एक्शन प्लान, है ना। फिर आपने एक्ट किया, मतलब ये प्लान इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंटेशन के बाद आपने ऑब्जर्व किया कि बच्चे में स्पेलिंग एरर कितनी दूर हुई। अगर उसमें थोड़ा ही बदलाव आया, मतलब एरर्स उसकी कुछ कम हो गई, तो फिर आप उसको रिफ्लेक्ट, फिर आप देखोगे आपकी स्ट्रैटेजीज में कमी थी या आपने जो मेथड लागू किया उसमें कोई प्रॉब्लम थी, फिर आप रिफ्लेक्ट करोगे उन चीजों पे, फिर आप रीप्लान करोगे, फिर एक्ट करोगे, फिर ऑब्जर्व करोगे, फिर रिफ्लेक्ट करोगे। तो इस तरीके से ये साइकिल चलती ही रहती है। तो आज मैंने आपको बताया कि रिसर्च क्या है और टाइप्स ऑफ रिसर्च कौन से होते हैं, उनके आधार पर अलग अलग कौन सी रिसर्चेज होती हैं। तो ऑल इन ऑल अगर हम समझे तो रिसर्च क्या है, आपके पास कोई समस्या आएगी, उस समस्या के लिए आप डेटा कलेक्ट करोगे, और डेटा कलेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे, बहुत सारे सोर्सेस का सहारा लोगे, और उसके बाद में डेटा कलेक्शन के बाद में आप उस समस्या का समाधान खोज लोगे। तो ये तो हो गई आपकी रिसर्च। रिसर्च के 6 चरण: समस्या को ढूंढना, समस्या के लिए साहित्य की समीक्षा करना, एक उद्देश्य निर्धारित करना, डेटा कलेक्ट करना, फिर क्या करेंगे 5वें स्टेप में उस डेटा को विश्लेषण करेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे, फिर आखिरी में उसकी रिपोर्टिंग करेंगे और मूल्यांकन करेंगे। ये आपके रिसर्च के चरण हो गए। फिर आज हमने बात करी ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर रिसर्च के टाइप। तो पहला था आपका फंडामेंटल, दूसरा था आपका बेसिक नहीं, दूसरा था अप्लाइड, और तीसरा था आपका एक्शन। ठीक है, ये इसकी यूनिवर्सल वैलिडिटी, इसकी भी एप्लीकेबल जो वैलिडिटी होती है वो लोकल होती है, और चूंकि ये इसी का पार्ट है तो इसकी वैलिडिटी भी क्या होगी, लोकल होगी। यहाँ पर आप चीजों को जनरलाइज कर सकते हो, यहाँ पर नहीं कर सकते, और यहाँ पर भी नहीं कर सकते। क्यों? मान लीजिए किसी एक बच्चे को स्पेलिंग एरर में प्रॉब्लम है, तो सारे बच्चों का मेंटल लेवल अलग अलग है, इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं सब में, तो आप एक ही मेथड नहीं लागू कर सकते सबकी समस्या को हल करने के लिए। तो आई होप आपको ये तीनों रिसर्चेस समझ में आई हो, फंडामेंटल, बेसिक और अप्लाइड। और कल हम रिसर्च मैराथन लेके आएंगे। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता हो, ये वीडियोस पसंद आती हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग रिसर्च 365।